आपका, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। वक्त हो चला है राजधर्म का। राजधर्म में बात करेंगे मुनीर के गुस्ताखी की। मुनीर ने ऐसा क्या कर दिया कि तालिबान बौखलाया हुआ है। आपको एक एक डिटेल बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कांग्रेस के बौखलाहट भरे प्रदर्शन पर पीएम मोदी ने किस तरह से प्रहार किया है। ये बड़ी खबर जान लीजिए। आई समिट के दौरान कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट पर पीएम मोदी ने तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने आई समिट को अपनी गंदी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। मोदी ने कहा कि पूरे देश की जनता ये जानती है कि कांग्रेस पहले से ही नंगी है, उसे इस तरह के प्रोटेस्ट की जरूरत क्या थी। देश गर्व से भर गया। लेकिन कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? कांग्रेस के नेताओं ने वहां जो कुछ किया वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है। साथियों, कोई कल्पना नहीं कर सकता। हम तो वो लोग हैं जो गांव में किसी के यहां शादी ब्याह होता है तो पूरा गांव उसे सफल बनाने में जी जान से जुट जाता है, ताकि मेहमान गांव की एक अच्छी छवि लेकर जाएं। कांग्रेस तो अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी है। और मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथी दल उसकी हकीकत समझ गए हैं और उनके इस नंगेपन से किनारा कर लिया। कांग्रेस को याद रखना चाहिए था कि एआई ग्लोबल समिट ये बीजेपी का समारोह नहीं था और न ही उस समय बीजेपी का कोई नेता वहां मौजूद था। ये देश का कार्यक्रम था, देश के सम्मान का कार्यक्रम था, देश के लोगों के पसीने से। लेकिन कांग्रेस ने परसों सारी मर्यादाएं तोड़ दी और पूरा देश कांग्रेस की इस रीति नीति पर थू थू हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इतनी पुरानी पार्टी के नेता लाजने के बजाय गाजते हैं। बेशर्मी के साथ देश की बेइज्जती करने वालों का जयकारा कर रहे हैं।
और ये मामला कांग्रेस की हरकतों का लगातार चल रहा है। पार्लियामेंट में क्या किया? पार्लियामेंट में खुद परफॉर्म कर नहीं पा रहे तो अपने साथी दलों को भी बोलने का मौका नहीं देते, पार्लियामेंट को चलने नहीं देते। और उसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस के जो साथी दल है ना उनको हो रहा है। अब वो समझ गए हैं। ये अभी दिल्ली में उन्होंने जो ये नंगापन दिखाया, उनके सारे साथी दल चौंक गए हैं, सबने किनारा कर लिया। राजधर्म में अब बात पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच नई टेंशन की करेंगे। पाकिस्तान ने एक बार फिर रेड लाइन क्रॉस कर दी है। मुनीर के फौजियों ने रमजान के महीने में अफगानिस्तान के अंदर औरतों और बच्चों का कत्लेआम किया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ युद्ध विराम को तोड़ दिया है। रात के अंधेरे में मुनीर की सेना ने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया और एक के बाद एक 7 जगहों पर बमबारी की। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत के बाद इस्लामाबाद और काबुल के बीच टेंशन हाई है। अफगान तालिबान अब पाकिस्तान से बदला लेने की पूरी तैयारी में हैं। पठानों ने खून के एक एक कतरे का बदला मुनीर से कैसे लिया, क्या उन्होंने प्लान बनाया है, इस रिपोर्ट में समझिए। मुनीर ने सीज फायर तोड़ा, अफगानिस्तान में घुसकर बम फोड़ा। बच्चों औरतों पर किया हमला, अब तालिबान लेगा भयानक बदला। डूरड लाइन पर फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच गोलियां चलेगी। बॉर्डर पर फिर अफगानी लड़ाके पाकिस्तानी पोस्ट को धुआं धुआं करेंगे। तालिबानी पठान फिर पाकिस्तानी फौजियों की पतलून चौराहे चौराहे घुमाएंगे। बीएलए और टीटीबी से मार खा रहे मुनीर ने तीसरा फ्रंट खोल दिया है। 5 महीने के अंदर ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ सीज फायर समझौते को तोड़ दिया है। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग ही जंग होगी। अफगानी पठानों ने बदला लेने की कसम खा ली है। तालिबान अब मुनीर के फौजियों को चुन चुन कर मारेंगे। 21 और 22 फरवरी की दरमियानी रात पाकिस्तान ने अचानक अफगानिस्तान के 10 से ज्यादा जिलों पर बमबारी कर दी। रमजान के मुकद्दस महीने में जब अफगानी नागरिक इबादत करके अपने घर सो रहे थे तो मुनीर की सेना ने हमला बोल दिया। पाकिस्तानी सेना ने पख्तिका, पख्तियां, नंगरहार और खोस्त प्रांत के कई इलाकों को टारगेट किया है। अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान ने इस हमले में एक F-16 और JF-17 का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कई ड्रोन स्ट्राइक भी की है।
पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उसकी सेना ने अफगानिस्तान में आतंकी कैंप और ठिकानों को निशाना बनाया है। अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी और इस्लामिक स्टेट खोरसान यानी आईएसकेपी से जुड़े लोग थे। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसके हमले में कम से कम 28 टीटीपी के सदस्य मारे गए हैं। दरअसल अफगानिस्तान से सटे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान लगातार मुनीर के फौजियों को मौत के घाट उतार रहे हैं। ये बन्नू और उत्तर वजीरिस्तान के बीच टोची घाटी की तस्वीरें हैं। टीटीपी ने फिर पाकिस्तानी सेना पर बड़ा फिदाइन हमला किया है। इस अटैक में कर्नल रैंक के ऑफिसर समेत 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तान दावा करता है कि टीटीपी अफगानिस्तान के अंदर से ऑपरेट कर रहा है। टीटीपी के लड़ाके अफगानिस्तान में आते हैं, पाकिस्तान के अंदर वारदात करते हैं और फिर वापस अफगानिस्तान लौट जाते हैं। लेकिन सच यह है कि टीटीपी को पाकिस्तान नहीं पाला है। वो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में ही रहते हैं और यहीं रहकर वो पाकिस्तानी फौजियों को मौत के घाट उतारते हैं। नाजरीन, रियासत पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल में है। पाकिस्तान ऑलमोस्ट इस वक्त हालत जंग में है। अब ये 15 के करीब जिला हो चुके हैं। अभी जो ताज़ा तरीन जो अपडेट सामने आ रही है, पहले आ रहे थे कि 10 के करीब जो जिले हैं वहां पर पाकिस्तान की फजाइया की तरफ से हमले किए गए हैं। अब जो ये तादाद बताई जा रही है कि 15 डिस्ट्रिक्ट जो हैं इन्हें निशाना बनाया गया है और काबुल सिटी के अंदर भी जो कार्रवाइयां हैं ये की गई हैं। और इसके अंदर जो अफगानिस्तान के अंदर से जो मीडिया रिपोर्ट हो रहा है वो ये बता रहा है कि काबुल के अंदर जो हमले किए गए हैं इसमें कलदम टीटीपी से वाबस्ता जो अफराद हैं 8 के करीब जो हाई लेवल के जो कमांडर हैं वो मारे गए हैं और 13 के करीब जो हैं ये शदीद किस्म के जख्मी भी हुए हैं। अफगान मीडिया ये कहता है कि पख्तीका में बरमल और उर्गान के इलाकों पर ये हमले हुए हैं। सूबा नंगरहार का जिला खुग्यानी बहसूद और गनी खेल को भी निशाना बनाया गया है। ये अफगानी मीडिया की जानिब से बताया गया। वहां बाज लोगों का ये कहना है कि इस कार्रवाई के नतीजे में जमीन पर जो जानी नुकसान हुआ है वो आम अफराद का हुआ है और उनका ये कहना है कि एक खानदान के 18 अफराद जान से गए हैं। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उसने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करके अपने फौजियों की मौत का बदला लिया है, लेकिन अफगानिस्तान सरकार ने पाकिस्तान के इस झूठ को बेनकाब कर दिया है। अफगानिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों पर हमला किया है। उसके हमले में आम लोग मारे गए हैं, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। अफगानिस्तान के अंदर से तो तस्वीर सामने आ रही है, वो पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल रही है। ये पख्तिका के बरमल जिले का मदरसा है जो पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक से पूरी तरह तबाह हो गया है। हमले में मदरसे के अंदर रखी धार्मिक किताबें भी बर्बाद हो गई हैं, जिनके पन्ने जमीन पर इधर उधर बिखरे हैं। पाकिस्तान की गुनाह की एक और तस्वीर देखिए। ये नंगरहार के बहसूद का मंजर है, जहां जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है। नंगरहार पुलिस का कहना है कि पाकिस्तान ने बहसूद में एक आम नागरिक के घर को निशाना बनाया। घर में 23 लोग थे, जिसमें से 19 लोगों की मौत हो गई। तो ये महाज किस लिए खोला जा रहा है इस स्टेज पे? इसमें 2 पॉसिबिलिटीज मुझे नजर आती हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में कुछ बड़ा करने जा रहा है और इस दौरान लोगों की तवज्जो अफगानिस्तान की तरफ मबजूर रखना चाहता है, उधर फोकस रखना चाहता है। दूसरा मुझे जो शक है वो लाइन ऑफ कंट्रोल या किसी भी तरफ से भारत के साथ जो है वो मसला कश्मीर जो चल रहा है, पाकिस्तान ने चलाया हुआ है, इसको लेकर LOC पर भी हो सकता है कि कुछ करने जा रही हो पाकिस्तान आर्मी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा।
और तीसरी बात जो मैं करना चाहता हूं वो ये है कि पाकिस्तान, चलो मान लेते हैं अफगानिस्तान में हैं भाई टेररिस्ट कैंप्स, या जिनको ये टेररिस्ट कहते हैं उनके कैंप हैं, मान लेते हैं एक मिनट के लिए। ये जो आपने पीओजे के में कैंप खोले हुए हैं टेररिस्ट, बकायदा ट्रेनिंग के, भावलपुर से लेके पता नहीं एबटाबाद और कहां तक जो आपने ये स्कूलों की एक जाल बिछाया हुआ है जहां आप ट्रेनिंग देते हैं जहाद की, जो जहाद नहीं है लेकिन आप उसको जहाद कहते हैं, जंग है वो एक तो उन मुनीर कायर है, इसीलिए वो रात को सो रहे लोगों पर हमले का आदेश देता है। अब तालिबान के लड़ाके उसे दिन के उजाले में ऐसे सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हैं जिसे वो भूल नहीं पाएगा। इस कायराना हमले से अफगान बौखलाए हुए थे। ये बौखलाहट तालिबान सरकार के जवाब से भी साफ साफ नजर आ रही है। तालिबान सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान का हमला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन और अच्छे पड़ोसी होने के खिलाफ है। हम पाकिस्तान सेना को अपने नागरिक और धार्मिक स्थलों पर हमले के लिए जिम्मेदार मानते हैं। हम पाकिस्तान को तगड़ा और मुंह तोड़ जवाब देंगे। तालिबान कैसे जवाब देता है ये पाकिस्तान को पता है। पिछले साल तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना को ऐसी मार लगाई कि पाकिस्तान की फौज रहम की भीख मांगती नजर आई। मुनीर की आर्मी सीज फायर के लिए 3-3 बार गिड़गिड़ाई। अफगान तालिबान ने मुनीर की आर्मी को इतना मारा कि पाकिस्तान भागकर तुर्की और कतर के पास पहुंच गया। तालिबान से बचाने की गुहार करता नजर आया। ये तस्वीरें पिछले साल अक्टूबर की हैं, जब टीटीपी ने घात लगाकर हमला किया और 18 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। पाकिस्तान सेना पर टीटीपी का इतना खौफ था कि वो अपनी पोस्ट छोड़कर भाग रहे थे। खैबर की तरा घाटी के हैदर कांडो में तालिबान ने जब पाकिस्तानी सेना के शिविर पर हमला किया तो पाकिस्तानी सैनिक डर कर भाग गए। तालिबान ने न केवल उनके हथियार जब्त किए, उनकी चौकियों पर भी कब्जा कर लिया। दरअसल पाकिस्तान को गफलत है कि तालिबान के पास एयरफोर्स नहीं है, इसीलिए अफगानिस्तान सरकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान का ये भ्रम ज्यादा समय तक नहीं टिकने दिया। पाकिस्तानी आर्मी को ऐसी मार लगाई कि मुनीर की फौज को छिपने की जगह नहीं मिली। ये डूरन लाइन के नजदीक ही पाकिस्तानी आर्मी की एक चौकी है जिसे टीटीपी लड़ाकों के झुंड ने चारों ओर से घेरकर हमला कर दिया। इतनी गोलियां चली कि मुनीर की फौज अपनी पोस्ट छोड़कर इस्लामाबाद की तरफ दौड़ निकली। तालिबान के हमले में कई पाकिस्तानी सैनिकों की कब्र इस पोस्ट के अंदर ही खुद गई। पिछली बार मुनीर के गिड़गिड़ाने पर तुर्की और कतर ने दखल दिया। पाकिस्तान आर्मी और तालिबान के बीच सीज फायर कराया, लेकिन इस बार सीज फायर खुद मुनीर की आर्मी ने तोड़ा है। अब तालिबान जवाबी हमले की तैयारी में जुट गया, लेकिन सवाल है कि क्या तालिबान के पास पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने लायक ताकत है। 2021 में जब अमेरिकी सैनिक लौटे तब करीब $7 अरब के हथियार छोड़कर गए थे। इन हथियारों में हेलीकॉप्टर, हमवी व्हीकल, M4 राइफल और ग्रेनेड लॉन्चर शामिल थे। तालिबान सरकार इन हथियारों की मेंटेनेंस नहीं कर पाए, आधे से ज्यादा खराब हो चुके हैं। तालिबान के पास पुराने अमेरिकी और रूसी टैंक हैं, साथ ही कुछ पुराने बख्तरबंद वाहन भी मौजूद हैं। तालिबान के पास 26 अमेरिकी A-29 सुपर टुकैनो नाम के हल्के अटैक एयरक्राफ्ट हैं। सबसे बड़ी बात, तालिबान के पास करीब 1,70,000 ऐसे लड़ाके हैं जो गुरिल्ला युद्ध में ट्रेन हैं, और यही गुरिल्ला लड़ाके फिर मुनीर को सरेंडर के लिए मजबूर कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव है वो पूरे चरम पर है। अमेरिका ने तेहरान पर हमले की तैयारी तेज कर दी है। सबसे बड़ा जंगी विमान वाहक पोत मेडिटेरियन सी पहुंच चुका है। इराक युद्ध के बाद अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा इस वक्त मिडिल ईस्ट में मौजूद है। एक और ट्रंप लगातार हैमर स्ट्राइक को दोहराने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन खामनेई किसी भी कीमत पर झुकने के लिए तैयार नहीं है। अब हालात ऐसे बन गए कि मिडिल ईस्ट में कभी भी जंग छिड़ सकती है।
ईरान की सबसे बड़ी घेराबंदी, किसी भी वक्त तेहरान पर हमला। मेडिटेरियन पहुंचा यूएसएस गेराल्ड, अमेरिका और ईरान में आर पार। खामेनेई ने झुकने से किया इनकार, मिडिल ईस्ट में किसी भी वक्त वॉर। ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका मिडिल ईस्ट में सबसे बड़े जंगी बेड़े की तैनाती कर रहा है। तो दूसरी ओर ईरान फारस की खाड़ी में रूस के साथ युद्ध अभ्यास कर रहा है, अपने लंबी दूरी के मिसाइलों की लॉन्चिंग कर रहा है। तेहरान के बेहद नजदीक ओमान की खाड़ी में जहां अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस इब्राहिम लिंकन पहले से मौजूद है। दूसरी ओर अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी जहाज यूएसएस गेराल्ड फोर्ड भी मेडिटेरियन सी पहुंच चुका है। अमेरिका का ये एयरक्राफ्ट कैरियर सैकड़ों स्टील फाइटर जेट से लैस है, जो कभी भी तेहरान को दहला सकता है। ईरान के साथ अमेरिका इस बार लंबी लड़ाई के मूड में है। यही वजह है कि वो समंदर से लेकर आसमान तक पूरी घेराबंदी कर रहा है। I know that we have red lines here from the U.S. How about over with Iran? The president asked me that this morning, and I don't want to use the word frustrated. It's almost because he understands he's got plenty of alternatives. But it's curious. He's curious as to why they haven't, I don't want to use the word capitulated, but why they haven't capitulated. Why under this sort of pressure with the amount of sea power, naval power that we have over there, why they haven't come to us and said, we profess that we don't want a weapon, so here's what we're prepared to do, and yet it's hard to sort of get them to that place. यूएसएस गेराल्ड R4 75 से ज्यादा स्टील्थ फाइटर जेट से लैस है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम जैसी एडवांस तकनीक का उपयोग किया गया है, यानी बिना वक्त गंवाए फाइटर जेट्स की फटाफट लॉन्चिंग की जा सके। अमेरिकी नेवी का ये परमाणु ऊर्जा से चलने वाला विमानवाहक पोत है, जो बगैर फ्यूल के 20 से 25 साल तक चल सकता है। यूएसएस इब्राहिम लिंकन के साथ ही गेराल्ड फोर्ड की तैनाती कर अमेरिका ईरान पर सैन्य दबाव बनाना चाहता है। एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ ही समंदर में बड़ी तादाद में डिस्ट्रॉयर की भी तैनाती की गई है, जो इन पोतों के साथ समंदर में मौजूद है। विमानवाहक पोतों के साथ ही अमेरिकी पनडुब्बियां भी ओमान की खाड़ी में मौजूद है। ये अमेरिका का न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाला सबमरीन है, जो बेहद कम समय में हमले करने में सक्षम है। ये पनडुब्बी घातक हथियारों से लैस है, जो कभी भी ईरान के ठिकानों को तबाह कर सकती है। अमेरिकी नौसेना के पास दुनिया की सबसे आधुनिक और पूरी तरह से न्यूक्लियर पावर्ड पनडुब्बी बेड़ा है। अमेरिकी नौसेना में 3 तरह की पनडुब्बियां हैं: बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी, हमलावर पनडुब्बियां और क्रूज मिसाइल पनडुब्बियां।
ये सभी अमेरिकी सबमरीन न्यूक्लियर एनर्जी से चलती हैं। इनका मुख्य काम दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों को नष्ट करना, जासूसी करना और विशेष अभियानों में सहायता देना है। ईरान की घेराबंदी के लिए अमेरिका मिडिल ईस्ट के तमाम एयरबेस पर हथियारों की भारी तैनाती कर रहा है। मिडिल ईस्ट में सबसे बड़े अमेरिकी एयरबेस कतर से लेकर जॉर्डन तक अमेरिकी फाइटर जेट्स गरज रहे हैं। And he says that a decision has been made to attack Iran on Monday or Tuesday. The president yesterday gave the Iranians 10 days to accept our proposals for an end to their ballistic missile program, an end to their uranium enrichment program, an end to supporting groups in the Middle East like Hamas and Hezbollah and the Houthis. But he's done this before. Well, he'll give you 10 days, he'll give you 2 weeks, and then he'll just attack 2 days into it. ईरान पर हमले के काउंटडाउन के बीच अमेरिका ने पहली बार अवॉक्स विमानों की तैनाती की है। अमेरिका ने अपने कुल बेड़े के करीब 1/3 यानी 6 अवॉक्स विमानों की मिडिल ईस्ट में तैनाती की है। अवॉक्स यानी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसे आसमान की आंख भी कहा जाता है। ये एक उड़ता हुआ रडार स्टेशन और कमांड सेंटर होता है। अवॉक्स जमीनी रडार की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। अवॉक्स विमान बड़े क्षेत्र में हवाई निगरानी, रडार कवरेज और कमांड एंड कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री की बढ़ती मौजूदगी के बीच ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। फारस की खाड़ी के पास रूस के साथ ईरानी नेवी लगातार युद्ध अभ्यास कर रही है, अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही है। अमेरिका से भारी तनाव के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी नई लंबी दूरी की सय्याद 3G मिसाइल का परीक्षण किया। सय्याद 3G मिसाइल की खासियत, सय्याद 3G मिसाइल की रेंज लगभग 150 किलोमीटर है, जो इसे हवा से हवा में लक्ष्य करने के लिए अत्यधिक सक्षम बनाती है। ये फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, पेट्रोल एयरक्राफ्ट और कुछ क्रूज मिसाइलों को डिटेक्ट और नष्ट कर सकती है। ये मिसाइल सय्याद 3 का नौसैनिक वेरिएंट है, जिसमें वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है। अमेरिकी हमले की आशंका के बीच ईरान लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहा है। मिसाइल फोर्स से लेकर समुद्री रक्षा को मजबूत कर रहा है। इस बीच ईरान ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि अगर उसके क्षेत्र पर एक भी हमला हुआ तो वो इजराइल समेत मिडिल ईस्ट के अमेरिकी मिलिट्री बेस को तबाह कर देगा। ईरान ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो अमेरिकी दबाव के आगे कतई झुकने को तैयार नहीं है। ما نیز در مقابل این مشکلات سرخم نخواهیم کرد. ما نیز تلاش خواهیم کرد که برای کشورمون عزت و سربلندی رو خلق کنیم و تا جایی که جان در بدن داریم و نفس میکشیم برای کشورمون جانفشانی خواهیم کرد. افتخاره ما با تمام وجود تلاش خواهیم کرد و به حول قوه الهی در مقابل هیچ کدوم از این سختی ها سرخم نخواهیم کرد. گیرم که دنیا با ناجوانمردی قدرت ها ایستادن تا ما رو مجبور کنن که در مقابلشون سرخم بکنیم. ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें हैं और वो लगातार अपनी मिसाइल रेंज को बढ़ा रहा है। इस बीच ईरान की IRGC नेवी ने अबू मेहदी नाम की गुप्त पनडुब्बी मिसाइल का परीक्षण किया है।
अबू मेहदी ईरान की लंबी दूरी की एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। ईरान की ये पहली मिसाइल है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए दुश्मन पर सटीक वार करती है। ببینید درباره مسائل موشکی جدا